तो हम सॉफ्टवेयर को समझाएंगे, हम एमएम में काम कर रहे हैं, फीट में काम कर रहे हैं, इंचेस में काम कर रहे हैं, किस यूनिट में काम कर रहे हैं। तो यूनिट सेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा फॉर्मेट ऑप्शन मेन्यू बार। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूनिट्स का। यहाँ से आप सेट करते हैं अपने पेज की यूनिट्स। तो यहाँ से जाएंगे, यूनिट सेट करेंगे। यही काम आप कर सकते हैं यूएन टाइप करके। यूएन टाइप करना है आपको, फिर एंटर का बटन प्रेस। यूएन शॉर्टकट की है यूनिट्स की। तो यूएन एंटर कर दीजिए, या फिर अभी मैंने क्या होता है फॉर्मेट ऑप्शन मेन्यू बार। यहाँ से चले जाओगे तब भी यही पेज ओपन होगा, फॉर्मेट ऑप्शन मेन्यू बार। यहाँ पे जाके भी हमारा यही पेज ओपन होगा, यूनिट्स। तो जैसे ही आप यूएन एंटर करते हैं या फिर फॉर्मेट ऑप्शन मेन्यू बार में जाते हैं, तो आपको open होगा। इसमें आपको सबसे पहले दिख रहा है लेंथ की यूनिट, लेंथ। यहाँ पर आ रहा है किस टाइप की आपको लेंथ चाहिए, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल या साइंटिफिक। आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इन दो यूनिट्स में हमारा काम होगा। सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल। जैसे आप डेसिमल लेते हैं, यहाँ पर आता है प्रिसीजन, कितना प्रिसाइज, कितना बारीकी से आपको काम करना है। तो डेसिमल लेने पे प्रिसीजन हमारा कुछ इस तरह से है, 0, 0.0, 0.00, 0.000, इस तरह से। तो डेसिमल अगर आपने लेंथ का टाइप लिया हुआ है, दैट मीन्स आप काम करने जा रहे हैं डेसिमल फॉर्मेट में, मतलब पॉइंट्स के फॉर्मेट में। प्रिसीजन का मतलब है कितना बारीकी से आपको काम करना है, कितने डेसिमल प्लेस तक आपको एक्यूरेसी चाहिए। जैसे 5/3, 5 को 3 से अगर डिवाइड करोगे, तो 5/3 को अगर देखोगे तो आप लिख सकते हो उसे 1.67, 1.667, 1.6667। तो ऐसे आप पे डिपेंड करता है आप कितना बारीकी से उसे देना चाहते हो, 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस तक, कितना एक्यूरेसी चाहते हो। वर्नियर कैलिपर होता है, वो भी 3 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी दे पाता है। तो सपोज हमने प्रिसीजन दिया है 3 डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल में आपका प्रिसीजन आएगा, हमने दे दिया 3 डेसिमल का। इसके बाद आएगा इंसर्शन स्केल, किस स्केल में आपको काम करना है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो डेसिमल अगर आप फॉर्मेट ले रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आप काम करने जा रहे हैं मीटर संबंधित यूनिट में। मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, नैनोमीटर, कोई सा भी मीटर। तो मीटर रिलेटेड यूनिट ले रहे हो तो आप डेसिमल में काम कर रहे हैं। यहाँ पर डेसिमल ले रहे हैं तो आप यहाँ पे मीटर संबंधित यूनिट लेंगे। जनरल यूनिट जो हमारी काम में आती है वो मिलीमीटर है। तो इंसर्शन स्केल हमने लिया मिलीमीटर। अब अगर मैं 10 की लाइन बनाऊंगा तो 10 का मतलब होगा 10 मिलीमीटर। डेसिमल में जाके आपने यूनिट सेट करी मीटर संबंधित। यहीं पर दूसरा आपका जो आता है एक ऑप्शन, वो है आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चरल में आपको यहाँ पे साइन दिख रहा होगा, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, सिंगल कॉमा और ये डबल कॉमा, इसे इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये सिंबल 0, फिर एक कॉमा लग रहा है, 0 फिर डबल कॉमा, ये है फीट और इंच का सिंबल। तो अगर आप आर्किटेक्चरल वर्क कर रहे हैं, आपका जो प्रिसीजन होगा वो फीट और इंचेस में चलेगा। मतलब सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, ये क्या दिखा रहे हैं, फीट और इंचेस। तो अगर आप फीट और इंचेस में काम कर रहे हैं, आप लेंगे यूनिट आर्किटेक्चरल। तो दो तरह की यूनिट्स में हमने बात करी, डेसिमल और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चरल यूनिट अगर आपने ली है, मतलब आप फीट और इंच में काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज देखोगे, प्रिसीजन जो दिखा रहा है वो फ्रैक्शंस में दिखा रहा है, घंटे में दिखा रहा है। जबकि डेसिमल लिया था तो किसमें दिखा रहा था, पॉइंट्स। ऐसा क्यों होता है, जैसे देखो
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 mm। तो मीटर किलोमीटर की बात करते हैं हम। इन सबके जो प्रिसीजन है, ये 1 या 2 डेसिमल प्लेस में, 3 डेसिमल प्लेस में हमारे सही हो जाते हैं। जैसे मुझे 15 मीटर मारने को पर किलोमीटर। कितना सीखी गया है आपको काम करने कितना सीखी गया सीखी क्या है हो गया बेटा। रन में कितना तो डेसिमल में अगर आप काम कर रहे हैं तो मतलब मीटर संबंधित काम हो रहा है। मुझे जैसे 15 मीटर को किलोमीटर में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? 0.015। ऐसे मुझे सपोज 12 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है, क्या लिख देंगे? 0.12। तो मीटर किलोमीटर में बात करते हैं तो इनके संबंध 100, 1000, 10 ये वाले हैं। वहीं पर हम फीट और इंच की बात करें, डेसिमल मतलब मीटर रिलेटेड यूनिट, आर्किटेक्चर मतलब फीट और इंच। तो फीट और इंच की बात करें तो यहाँ पे आपको जो प्रिसीजन दिया है वो फ्रैक्शंस में दिया है। क्या फीट और इंच का काम अच्छे से हो पाता है फ्रैक्शन में? ऐसा क्यों? 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो फीट और इंच का रिलेशन 10, 100, 1000 का नहीं है। फीट और इंच का रिलेशन फ्रैक्शंस में ज्यादा अच्छे से होता है। 1 फीट में 12 इंच। तो अब अगर आपको 5 इंच को फीट में लिखना है तो क्या होगा वो? 5/12। और जैसा आप जानते हैं हर चीज 12 से डिवाइड नहीं होती। तो फीट और इंच का जो प्रिसीजन चलेगा वो फ्रैक्शंस में बढ़िया रहेगा। 5/12 हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 1/8, 1/16, कितना प्रिसाइज। क्योंकि 5 को और 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.4166666667 ऐसे कुछ आएगा। तो वहां आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और वो एक्यूरेसी डेसिमल में नहीं आएगी। तो आप उसको 5/12 ही छोड़ दोगे तो ये अपने आप ही सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा। कहने का मतलब ये आर्किटेक्चर में फ्रैक्शन में इसलिए दिया है क्योंकि फ्रैक्शन में ज्यादा एक्यूरेसी आती है आर्किटेक्चर के अंदर, और डेसिमल में पॉइंट्स में ज्यादा आती है। डेसिमल ले रहे हो तो प्रिसीजन पॉइंट्स में है। आर्किटेक्चर ले रहे हो तो जैसे 1/8 तक का दिया है। यहाँ पे इंसर्शन स्केल हम किसमें लेंगे? डेसिमल के लिए मीटर रिलेटेड, जैसे मैंने बताया मिलीमीटर ले लिया हमने नॉर्मल। आर्किटेक्चरल वर्क कर रहे हैं तो फीट और इंचेस में काम होगा, तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया इंचेस। आर्किटेक्चर ले रहे हो तो इंसर्शन स्केल क्या लेना है? फीट या इंचेस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिखा ही रहा है, फीट और इंच का सिंबल खुद ही बता रहे हैं कि आर्किटेक्चर वर्क कर रहे हैं फीट और इंच में। तो इंचेस लेंगे। इंचेस ले रहे हो तो फीट ऑटोमेटिकली चलेगा क्योंकि इंचेस एक छोटी यूनिट है। इंचेस लेने पे फीट में काम अपने आप ही होगा। फीट लोगे तो फीट एक बड़ी यूनिट है, तो इंचेस में काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आर्किटेक्चर मतलब फीट और इंचेस। डेसिमल मीटर रिलेटेड, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सभी यूनिट्स आएंगे। तो सिविल आर्किटेक्चर इंटीरियर्स की वर्किंग अगर आपकी हो रही है तो आपको आर्किटेक्चर में भी काम आना चाहिए और डेसिमल में भी। लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वर्किंग कर रहे हैं तो आपका ऑलमोस्ट सारा काम एमएम में ही होगा, मिलीमीटर में। तो आपको डेसिमल लेना है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। एक यूनिट और दी है, मतलब काम इन दोनों में ही होना है। इसके अलावा और भी यूनिट है, मैं दिखा दे रहा हूँ क्या होता है। एक यूनिट है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आप देखो फिर से फीट और इंचेस का सिंबल दिख रहा है। इंजीनियरिंग में भी फीट और इंचेस का सिंबल आ रहा है, जैसे में नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या डेसिमल फॉर्म में है। 0.0 इंच, 0.00 इंच, 0.0000 इंच।
तो यहाँ पे जो प्रिसीजन है वो क्या है, डेसिमल फॉर्म। और मैंने क्या बताया, फीट और इंचेस का रिलेशन हमारा फ्रैक्शंस में ज्यादा बेटर चलता है, बजाय कि डेसिमल के फ्रैक्शन में ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच। तो इसी वजह से हम डेसिमल फॉर्मेट नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा एक्यूरेसी नहीं आएगी इंजीनियरिंग में ज्यादा। तो इंजीनियरिंग भी फीट और इंचेस में काम करता है, लेकिन डेसिमल फॉर्मेट में। लेकिन आर्किटेक्चर में देखेंगे तो हमारा जो प्रिसीजन है वो फ्रैक्शंस में है। फ्रैक्शन ज्यादा सूटेबल है फीट और इंच के लिए। इसी वजह से हम इंजीनियरिंग को ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शनल है। अब ये फ्रैक्शनल में कोई सिंबल नहीं आ रहा फीट और इंच का। फ्रैक्शनल यूनिट हमारी काम करती है, अगर अगर आप चाहते हैं मीटर सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, लेकिन यूनिट आप फ्रैक्शन में दें, जैसे 1/2 मीटर, 1/4 मीटर, इस तरह से आप दे दें, 7/4 मीटर, 3/2 मीटर, ऐसे। तो प्रिसीजन आपका फ्रैक्शंस के अंदर दिख रहा है। और यहाँ पे आप मीटर मिलीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, मीटर मिलीमीटर के लिए डेसिमल सूटेबल है, इसलिए फ्रैक्शनल नहीं दिया जाएगा। फ्रैक्शनल मीटर मिलीमीटर के लिए है, अगर आप फ्रैक्शंस में देना चाहते हो, लेकिन वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हम डेसिमल फॉर्मेट यूज करते हैं मीटर मिलीमीटर के लिए, तो इसको ड्रॉप करेंगे फ्रैक्शनल को। लास्ट है साइंटिफिक। यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी है आपको, लॉग कॉस साइन 10 की पावर कुछ इस तरह से अगर आपको काम करना है तो इसके लिए। तो ये भी अपने किसी काम का नहीं है। हमारे काम में दो ही यूनिट आनी है, याद रखना है, बार बार बता रहा हूँ, आर्किटेक्चर और डेसिमल। आर्किटेक्चर ले रहे हो, प्रिसीजन दे के यहाँ पे आप इंसर्शन स्केल दे दो, फीट या इंचेस में से इंचेस सूटेबल है। ऐसे ही अगर आप बात करें डेसिमल की, डेसिमल लेना है जब भी आप यार मीटर आस्ते मिलीमीटर में भाई काम साहब करेंगे। बंद कर ले यार, यहाँ पे माइक घंटा हो परेशान होता। यहाँ पे प्रिसीजन आएगा, डेसिमल लिया लेंथ टाइप, तो यहाँ पे आपका इंसर्शन स्केल मीटर मिलीमीटर रहेगा, जैसे मैंने कर दिया मिलीमीटर। तो ये थी आपकी लेंथ की सेटिंग्स। बगल में आपकी एंगल की सेटिंग्स दी है। एंगल में टाइप, डेसिमल डिग्रीज, डिग्री मिनट सेकेंड्स, ग्रेडियंस, रेडियंस, सर्वेयर्स यूनिट, अलग अलग आपकी यूनिट टाइप आ रही है एंगल के लिए। एंगल में अभी हम डेसिमल डिग्रीज ही छोड़ रहे हैं, डेसिमल डिग्रीज। और यहाँ पे प्रिसीजन डेसिमल में ही दिखाएगा कितने डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी चाहिए। एंगल जैसे 30, 30.5, 30.459, 30.4598, कितना आपको एक्यूरेसी चाहिए। तो अभी हमारा एंगल नॉर्मल चलेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो अभी यहाँ पे हम कोई ज्यादा एंगल में काम नहीं करेंगे, तो इसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। लेकिन जब आपको एंगल्स में भी एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होगी तो आप यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो अभी हम इसे एज इट इज छोड़ रहे हैं। एंगल में एक और चीज देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अभी अनचेक्ड है, चेक नहीं हो रहा, टिक नहीं लग रहा है, अनचेक्ड है। अगर आप एंगल कैलकुलेशन चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ओ, अगर आप चाहते हैं क्लॉकवाइज, तो आप इसे चेक कर देंगे, टिक कर देंगे, अदरवाइज इसे अनचेक रहने देंगे। होता क्या है, थोड़ा मैं इसको समझा दूं। अभी मुझे पेज क्लोज करना पड़ेगा पहले, तो अभी मैं समझाता हूँ इसके बारे में। एंगल में हम डेसिमल डिग्रीज रख रहे हैं, प्रिसीजन अभी ज्यादा नहीं छेड़ रहे, क्लॉकवाइज को अनचेक रखा है। इतना सा काम किया हमने एंगल में। तो लेंथ की यूनिट हमने सेट करी और एंगल की यूनिट सेट कर दी। इसके बाद हमारे पास आता है एक ऑप्शन लाइटिंग का। लाइटिंग में अलग अलग ऑप्शन आएंगे, इंटरनेशनल और अमेरिकन। इंटरनेशनल लाइटिंग ले रहे हैं तो ये हम लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। लाइटिंग सिस्टम एक अमेरिकन दिया हुआ है, जैसे कल मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया था, जॉन वॉकर ने। जॉन वॉकर अमेरिकन है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, तो एक लाइटिंग सिस्टम अमेरिकन दिया है उन्होंने, एक इंटरनेशनल आईएसओ स्टैंडर्ड, इस पे हम काम करेंगे। तो लाइटिंग की बात करते हैं। ये चीज 3D में काम आएगी, लाइट की इफेक्टिंग। अभी 2D में आपको हाल फिलहाल में क्या याद रखना है, डेसिमल लेना है आपको, लेंथ टाइप, और यहाँ प्रिसीजन देते हुए मिलीमीटर ले लो। आर्किटेक्चर ले रहे हो आप, यहाँ पे आपको इंसर्शन स्केल लेना है।
इतना बता रहा हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। देखो जनरली क्या होता है, जैसे हम काम करते हैं नॉर्मल, ये हमारा कुछ नजर आ रहा है सिस्टम। यहाँ पर हमने अभी एक स्केच बनाया है, 0, 90, 180, 270। ये मैं एंगल का आपको हिसाब बता रहा हूँ। जैसे यूएन एंटर करते हैं तो यहाँ पे एंगल में डेसिमल डिग्री आ रहा है, प्रिसीजन आ रहा है, एक ऑप्शन है क्लॉकवाइज, जो कि अभी अनचेक्ड है। इसको चेक कर देंगे तो एंगल का कैलकुलेशन क्लॉकवाइज चलेगा। अभी ये अनचेक्ड है। एंगल में होता क्या है, बचपन से आपने कभी एंगल कैलकुलेट किए हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे डी होता है, डी जिससे एंगल हम कैलकुलेट करते हैं, तो डी जो हमारा होता है ऐसा होता है। और उसमें कैसे दिया होता है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरह से। तो डी जो हमारा होता है उसमें भी हमारा जो एंगल चलता है किस डायरेक्शन में चलता है, इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन क्या है, घड़ी के विपरीत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है। वहीं पर आप चाहते हैं डायरेक्शन क्लॉकवाइज देना इधर से, तो आप यूएन एंटर जब करते हैं तो आप यहाँ पे क्लॉकवाइज टिक कर दें, अगर आप एंगल इधर से देना चाहते हो। लेकिन इन जनरल वे हम लोग एंगल कहाँ से देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर से। इधर जीरो मानते हो यूं आएंगे। इसी वजह से ऑटो कैड में भी चीजें डेवलप करी गई हैं बहुत समझदारी से। तो यहाँ पे भी जो हमारा एंगल कैलकुलेशन चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है। तो ये क्लॉकवाइज अनचेक्ड है, लेकिन आप चाहते हैं क्लॉकवाइज काम करना, इसको टिक कर सकते हैं। लेकिन हमारा एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम काम करता है, इसलिए हम इसे टिक नहीं कर रहे। तो सीधी सी चीज जो मैंने बताई, केवल जो काम करना है, यूएन एंटर करके आपको लेंथ में टाइप लेना है, डेसिमल या आर्किटेक्चरल, उसी हिसाब से प्रिसीजन देना है, और इंसर्शन स्केल डेसिमल में मिलीमीटर और आर्किटेक्चरल में इंचेस, इतना काम करना बस, और कुछ नहीं छेड़ना है, इसे ओके कर देना है। लेकिन इतना करने के बाद आपकी यूनिट कंप्लीट सेट नहीं हुई है। कंप्लीट यूनिट सेट करने के लिए पहला ऑप्शन मैंने क्या बताया, यूएन एंटर, और दूसरा ऑप्शन एक ये रटा रटाया स्टेप आपको याद रखना है। मैं इसका लिख दे रहा हूं पहले। ये आप लोग नोट कर लो, ये एक रटा हुआ स्टेप आपको करना होगा। ये स्टेप आपको फॉलो करना है, तब जाके कंप्लीट यूनिट सेट हो। पहला काम तो यूएन एंटर किया हमने, दूसरा काम है टी एंटर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, कीबोर्ड में
हमें एंटर का बटन दिया हुआ है और एक स्पेस बार होता है, लंबी सी पट्टी होती है स्पेस बार, वो भी है कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड में अगर आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे जिससे तो भी एंटर का ही काम होता है, और कीबोर्ड में अगर आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे तब भी वही काम होगा। तो यूएन एंटर करो या स्पेस का बटन दबाओ, दोनों से ही एंटर होता है। ऑटोकैड में ध्यान रखना, यूएन एंटर से भी एंटर, यूएन स्पेस दबा के भी एंटर। ऐसे डी के बाद मैं एंटर करूंगा तो भी वही काम होने वाला है, या फिर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डी के बाद स्पेस का बटन प्रेस कर रहा हूँ, स्पेस वाली की को प्रेस कर रहा हूँ, तो डी एंटर हो गया। जैसे डी एंटर करेंगे ये पेज आपके सामने ओपन होने जा रहा है। ये पेज डायमेंशन स्टाइल का पेज होता है, डी एंटर से ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको जाना है इधर स्टैंडर्ड में, इस जगह यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, इसमें जाना है मॉडिफाई। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे डी एंटर स्टैंडर्ड, ये ले लिया। मॉडिफाई ये गया। जैसे मॉडिफाई में जाओगे आपके सामने एक प्राइमरी यूनिट्स ये आ रहा है। ये अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, इसमें जाना है प्राइमरी यूनिट्स। यहाँ पर आपको सेट करना है यूनिट फॉर्मेट ऑफ प्रिसीजन। ये है यूनिट फॉर्मेट और ये रहा प्रिसीजन। तो यूनिट फॉर्मेट यूएन एंटर करके जो आपने लिया है वही यहाँ पे लेंगे। यूएन एंटर करके अगर आपने डेसिमल लिया है तो यहाँ पे डेसिमल करेंगे, आर्किटेक्चरल लिया है तो आर्किटेक्चरल लेंगे। तो मैंने ले लिया यूएन एंटर करने के बाद डेसिमल। प्रिसीजन यूएन एंटर करके अगर आपने 2 या 3 डेसिमल प्लेस किया है तो यहाँ भी वही करेंगे। तो जैसे मैंने 3 डेसिमल प्लेस कर दिया तो प्राइमरी यूनिट में यूनिट फॉर्मेट सेट किया आपने, प्रिसीजन सेट किया। इसके बाद आपको प्रेस करना है ओके का बटन, सेट करें और क्लोज। इस तरह से आपकी यूनिट सेट होगी। कंप्लीट यूनिट सेट करने के लिए समझ में आ गया, यूएन एंटर करना है पहले आपको और फिर बाद में डी एंटर करके ये वाला काम। तो इस तरह हमने सबसे पहला काम किया ऑटोकैड में एंटर करने के बाद, वो क्या था, यूनिट सेट करने का। नेक्स्ट वर्किंग जो हमारी ऑटोकैड में होने वाली है वो है लिमिट सेट करना। नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, लिमिट सेट करने का। तो लिमिट सेट करने के लिए हमें क्या करना है वो अभी देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्किंग है हमारी लिमिट सेट करना। तो मैं सबको अभी डिलीट कर दे रहा सर हूँ। ये कंप्यूटर के कौन से फंक्शन में करना है? मतलब ये ऑटोकैड वाला जो सिस्टम है ये कंप्यूटर के कौन से फंक्शन में होगा? कंप्यूटर फंक्शन में नहीं, ये तो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा। इसमें हम जो काम कर रहे हैं नेक्स्ट वो क्या है, लिमिट सेट करने। यूनिट सेट कर दी हमने यूएन एंटर करके और डी एंटर कर। नेक्स्ट वर्क जो हम ऑटोकैड में करने जा रहे हैं वो है लिमिट्स को सेट करना। तो लिमिट सेट करने के लिए हमें ऑटोकैड में क्या करना है, आपको टाइप करना है ये ऑप्शन LIMITS और फिर एंटर का बटन प्रेस करना है। एंटर जो लिख रहा हूं ना, ये कीबोर्ड में जो एंटर का अपना की होता है, जो बटन होता है एंटर का, उसको प्रेस करने के लिए लिखा है मैंने LIMITS, फिर एंटर का बटन दबा दो। तो लिमिट से एंटर करने के बाद लोअर लेफ्ट कॉर्नर, LLC मतलब लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये आपको देना होगा, एंटर कर देना है। फिर अगला काम जो है हमारा वो है लिमिट्स सेट करना। तो लिमिट्स
ये चीज मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल आर्किटेक्चर से रिलेटेड वर्किंग कर रहे हैं अगर आप, तो लिमिट सेट करना इतना जरूरी नहीं है। यूनिट तो खैर सेट करनी है, जो भी काम किया था हमने, क्योंकि बिना यूनिट सेट करे तो सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आएगा आप मीटर में काम कर रहे हो या फुट में काम कर रहे हो। अगला काम जो हमारा है वो लिमिट सेट करने का है। लिमिट सेट मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना। सिविल आर्किटेक्चर या इलेक्ट्रिकल के हैं तो भी आप ये चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है जितना ज्यादा आप बारीकी से काम करें। लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल में क्या होता है, मैकेनिकल की अगर हम वर्किंग करते हैं तो हम लोग सीएनसी मशीन वगैरह पे काम करते हैं, ये सारा काम हमारा होता है। तो सीएनसी मशीन्स पे अगर आपने देखा हो काम कैसे होता है, मशीन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से काम करती है। सीएनसी मशीन्स में ड्रिलिंग, मिलिंग, टर्निंग वगैरह सारे काम होते हैं, सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो वहां पे सीएनसी मशीन की अगर हम वर्किंग देखते हैं तो वो ऑपरेट करती है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। जो कटिंग वगैरह करती है, पॉइंट्स पिक करके कटिंग वटिंग कर रही होती है सीएनसी मशीन, वो हमारे कोऑर्डिनेट्स पिक करके करती है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे कल थोड़ा सा मैंने बताया था, ये नीचे नजर आ रहे हैं हमें, ये लिखा है ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू है। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स वाई जेड में ये कोऑर्डिनेट्स हमारे चल रहे हैं। एक्स वाई ये दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो लिमिट्स में अगर आपको काम करना है तो लिमिट्स के मतलब है कोऑर्डिनेट देके काम करना। यहाँ पे दो चीजें पूछेगा आपसे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर और अपर राइट कॉर्नर, दो चीजें आपकी स्क्रीन पर पूछी जाएंगी। तो ये सपोज मेरी स्क्रीन जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, या ऐसे आप पेज बोल सकते हैं जिसमें मैं काम करूंगा, इस पेज का ये कॉर्नर क्या है, लोअर नीचे आ रहे हैं और लेफ्ट, ये जगह हो गई ना, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर मतलब ये स्पेस। ऐसे एक चीज पूछेगा अपर राइट कॉर्नर, तो मेरी स्क्रीन का अपर मतलब ऊपर और राइट ये गया इधर वाला कॉर्नर। अब जब कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन कहलाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल, याद रखना इसे। ये स्ट्रेट है ये वाला, ये डायरेक्शन होता है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप काम कर रहे हैं, मतलब आपकी वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या चेंज हो रही है, तो ये डायरेक्शन एक्स है, ये डायरेक्शन वाई है हमारा। हमें लिमिट सेट करनी है, पेज की लिमिट सेट करके हम सॉफ्टवेयर को ये समझाएंगे कि हम कितने एरिया में वर्किंग करना चाहते हैं। और ये जो हम लिमिट सेट करते हैं, ये हम सेट करते हैं कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से, एक्स कॉमा वाई देके। अभी 2D में काम कर रहे हैं तो ये तीसरी वैल्यू है जेड, ये 0 है, क्योंकि अभी 2D में है तो एक्स और वाई जैसे मैंने कल दिखाया था, यहाँ से चेंज करते हैं हम फेसेस, टॉप फ्रंट लेफ्ट राइट, ये व्यू क्यूब होता है। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं 2D में काम कर रहे हैं तो एक्स और वाई में ही काम होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिमिट्स कैसे काम करती हैं, देखना गौर से। LIMITS ये मैंने टाइप किया। और एक और चीज ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर केस सेंसिटिव नहीं है, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो भी चीज यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं स्मॉल में टाइप कर सकते हैं या कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं। तो LIMITS ये टाइप किया मैंने, फिर एंटर का बटन, अभी जैसे मैंने बताया एंटर का बटन या स्पेस बार, स्पेस वाला बटन, दोनों ही एंटर का काम करते हैं ऑटोकैड में, कुछ भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो LIMITS एंटर, जैसे आप ये करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा लिमिट्स स्पेसिफाइड लोअर लेफ्ट कॉर्नर, अपनी स्क्रीन का लोअर लेफ्ट कॉर्नर बताओ, ये वाली साइड। तो मेरी स्क्रीन का लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा मैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा मैं मिनिमम, यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यूज, ये एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आ रही है 0,0 दिख रहा है। अब देखो यहाँ प्रिसीजन दिख रहा है, मैं 3 डेसिमल प्लेस लिया था तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस दिखा रहा है।
0.000, 0.000। तो कहने का मतलब है, अगर आप बात करें लिमिट सेट करने की, तो आपको जो लिमिट सेट करने का यहाँ पे मौका मिलेगा वो कोऑर्डिनेट में मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू जैसे 0,0 दिखा रहा है, इसी तरह से मैं भी टाइप कर रहा हूँ 0,0 एंटर। तो इसने क्या पूछा था मेरे से, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। लिमिट से एंटर किया, फिर लोअर लेफ्ट कॉर्नर की वैल्यू देके एंटर। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, अपर राइट कॉर्नर। क्या कह रहा है यहाँ पे, अपर राइट कॉर्नर स्पेसिफाई करो। तो ये दिखा रहा है 420/297, 420 एक्स में, 297 वाई में। ये इसका कहने का मतलब है। ये पता है क्या वैल्यू दिखा रहा है, 420 297। 420 मतलब एक्स हो गया 420, मतलब ये डायमेंशन 420 और 297 ये। 420/297 साइज होता है हमारा A3 शीट का। हमारी शीट्स होती हैं A4 शीट, A3 शीट। A3 शीट का साइज होता है 420/297। A3 शीट A4 शीट की डबल होती है। जैसे कल मैंने बताया था A4 शीट के बारे में, A3 शीट के बारे में, वही चीजें भी दोबारा बता दूंगा। तो यहाँ से पूछ रहा है आपकी जो स्क्रीन का अपर राइट कॉर्नर है, मतलब अपर राइट, लोअर लेफ्ट ये हो गया, अपर राइट यहाँ पे। अब देखो गौर से सुनना। हम सॉफ्टवेयर को भी ये समझाने जा रहे हैं कि जो हम काम करेंगे उस जगह का टोटल स्पेस अब कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हमारी ड्राइंग का साइज कितना बड़ा है। सपोज मेरी ड्राइंग की लेंथ 100 है और मेरी ड्राइंग की विड्थ भी 100 है, मतलब 100/100 की ड्राइंग है। तो मैं सॉफ्टवेयर को कैसे बताऊंगा अपना एरिया। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ये दे दिया मैंने, जैसे 0,0। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 0,0 से। लेंथ अगर मेरी 100 है, तो आगे जो अगला पॉइंट होगा कितने का होगा, 100,0, क्योंकि x, y ये डायरेक्शन x हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेगा, 100,0। ऐसे अगर हम वर्टिकली सीधे ऊपर जाएं 0,0 से, तो ऊपर वाला पॉइंट इधर क्या होगा, 0,100, क्योंकि यहाँ पे क्या बढ़ेगा, y। और अगर 0,0 से मैं डायगनली ऐसे जाऊं, ऐसे, तो यहाँ पे क्या पॉइंट मिलेगा मुझे, x भी मैक्सिमम होगा, y भी मैक्सिमम। 0,0 यहाँ है, यहाँ से यहाँ मुझे पहुंचना है। x कितना होगा, 100, y भी। समझ में आया। वैसे कोऑर्डिनेट्स की हमारी कल से क्लास चालू होने वाली है, उसमें कोऑर्डिनेट में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में हमें देना है, x, y की फॉर्म में। थोड़ा सा इसको समझ लो। लोअर लेफ्ट कॉर्नर पहले पूछेगा, वो दे दिया 0,0। फिर आपसे पूछेगा अपर राइट कॉर्नर, आपकी स्क्रीन का अपर ऊपर वाला और राइट कॉर्नर तो होगा मैक्सिमम, दे दिया 100,100। तो 2 पॉइंट्स देने हैं, 0,0 एंटर करना है आपको और 100,100। अगर आपकी ड्राइंग 100/100 की है तो 100,100 एंटर। इतना करने पे आपकी पेज की लिमिट हो गई सेट। तो ये है सबसे पहला काम, ऑटोकैड में एंटर करते ही जो हमें करना है, यूनिट सेट करने का और लिमिट सेट करने का। इतना काम हमने कर दिया। अब सॉफ्टवेयर को समझ में आ रहा है कि आपकी जो ड्राइंग बनेगी 100/100 के अंदर बनेगी। इसका फायदा कहाँ मिलता है, कंट्रोल P हम प्रेस करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था। कंट्रोल P से हमारा प्रिंट आउट का ऑप्शन आता है। यहाँ पेपर साइज आ रहा है, A4 शीट क्या है, 210/297। तो 210 में एक और 210 बढ़ जाएगा, 420 हो जाएगा। तो लेंथ 420, ये 297 ही रहेंगे। तो क्या हो गया, 2 शीट हो गई एक तरह से A4 साइज। तो 420/297 क्या होता है हमारा, A3। दिख रहा है 297/420। तो ये हमारा A3 का, A4 का डबल साइज होता है। अब देखो कहाँ फायदा मिलता है लिमिट्स का। यहाँ पर आ रहा है प्लॉट एरिया, पूछ रहा है आपसे व्हाट टू प्लॉट, क्या आपको प्लॉट करना है। प्लॉट मतलब प्रिंट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, लिमिट्स। तो अगर आप लिमिट्स दे के काम कर रहे हैं शुरुआत से, तो यहाँ पे व्हाट टू प्लॉट में अगर आप लिमिट्स का ऑप्शन लेंगे, उतना ही एरिया प्रिंट में आएगा जितनी आपने लिमिट दी है शुरुआत से। तो 100/100 की ड्राइंग ही प्रिंट में आएगी, उससे ज्यादा कुछ बनाएगा वो प्रिंट में नहीं लेगा।
तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है, और इसी हिसाब से हम कोऑर्डिनेट में जब वर्किंग करते हैं तो आगे जाके हम लोग जब कैम में प्रोग्रामिंग करते हैं, जी कोड्स एम कोड्स का यूज करा जाता है, तो जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं सीएनसी मशीन के लिए बहुत आसान कर देते हैं काम करना। तो क्योंकि ये डिजाइन बना रहे मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, तो क्या पर्पज है, हम ये ड्राइंग्स बना के मशीन्स में इनपुट करते हैं और हमारा प्रोडक्शन चालू हो जाता है। शायद आप लोगों को पता हो। तो मशीन ड्राइंग रीड नहीं कर पाती, मशीन प्रोग्राम रीड करती है। प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से डेवलप किया जाता है। ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं, उसको प्रोग्रामिंग करी जाती है, उसमें कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स का बहुत फायदा मिलेगा जब आप शुरुआत से ही लिमिट्स वगैरह लेके चलोगे। सिविल आर्किटेक्चर में काम कर रहे तो इतना लिमिट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज्यादा, लेकिन दे रहे हो लिमिट्स तो बहुत अच्छी बात। सर इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल में भी नहीं है इतना कोई लिमिट्स का यूज, अनटिल एंड अनलेस अगर आप सीएनसी की वर्किंग कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल वाले लोग भी ऐसी कंपनी से जॉब कर सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल्स डिजाइन होते हैं, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स डिजाइन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स बन रहे हैं, तो वहां पर सीएनसी मशीन यूज होती हैं पार्ट्स बनाने के लिए। तो अगर आप ऐसी फील्ड में ऑटोकैड के ऊपर जॉब कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी। और ना, इलेक्ट्रिकल के जॉब्स और भी जगह होते हैं ऑटोकैड में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, रेलवे में, बहुत जगह पे इलेक्ट्रिकल के लोगों को हायर किया जाता है काम करने के लिए। वहां पे आपका एस्टिमेशन का काम होता है ऑटोकैड के थ्रू, तो वहां पे इतनी ज्यादा आपको शायद जरूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे चीजें बनती हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हुए, ट्रांसफार्मर्स हुए, ऐसे आइटम्स हुए आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, है ना, तो वहां पे सीएनसी मशीन का काम होगा, वहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में तो हर जगह जरूरत पड़ने वाली है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है लिमिट्स। सिविल आर्किटेक्चर वाले हैं तो उनके लिए इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि उनको नक्शे वगैरह बनाने हैं, तो उनके लिए कोई लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे बढ़ते जाओगे समझ में आता है, ये तो शुरुआत है। ध्यान रखना लिमिट सेट कैसे करनी है, कर लो, सभी लोग सेट करके चलो, क्या दिक्कत है, कोई नुकसान नहीं है इससे। तो लिमिट सेट कर ली हमने अपने पेज की, यूनिट सेट कर ली, ये था स्टार्टिंग का काम जो हमें करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी पहली कमांड की, जो की है लाइन कमांड। आज हम ऑटोकैड में ये देख रहे हैं कि लाइंस कैसे बनाई जा सकती हैं। तो पहली कमांड हमारी आज स्टार्ट होने जा रही है, लाइन कमांड। लाइन कमांड के लिए आपको एल एंटर शॉर्टकट की है, टी टी बी ड्रॉ टूल बार जिसे हम बोलते हैं। तीसरी जगह है ड्रॉ ऑप्शन इन मेन्यू बार। इन तीन जगह में से कहीं पे भी जाके आपको लाइन मिल जाती है। कौन सी जगह है ये? एल एंटर, जैसे कल मैंने बताया था, ये कमांड बार या कमांड लाइन विंडो है, यहाँ पे हम कमांड देते हैं। तो एल एंटर इधर टाइप करोगे तो लाइन आ जाएगी। टीटीबी, जैसे मैंने कल पूरा इंटरफेस समझाया था, तो मैंने एक नोट्स की कॉपी भी भेजी है, तुम्हें फोटो भेजी थी, तो उसमें भी समझाया मैंने। ये जगह है हमारी ड्राइंग के टूल्स मिलती हैं जहाँ पे, ये जगह है जहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन के टूल्स मिलते हैं। इस स्पेस को मैं बोलता हूँ ड्रॉ टूल बार, इस स्पेस को मैं क्या बोलता हूँ? मॉडिफाइड टूल बार। तो ये अलग अलग पैनल्स हैं, ड्राइंग के पैनल, मॉडिफिकेशन के पैनल, डायमेंशन के पैनल। तो जो पहला पैनल है, यहाँ पे सभी ड्राइंग के टूल्स मिलते हैं, तो ये है ड्रॉ टूल बार। शॉर्टकट जो मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ वो है डीटीबी, शॉर्ट फॉर्म इसकी मैंने ये यूज करी है। तो डीटीबी स्टैंड फॉर ड्रॉ टूल बार, जो कि ये जगह है। तो लाइन लेने के लिए आप एल एंटर करें, या ड्रॉ टूल बार में जाएं, या तीसरी जगह है ड्रॉ ऑप्शन इन मेन्यू बार। कल जैसे मैंने बताया था, ये ऊपर दिया हुआ जो आपका एरिया है, ये सभी ऑप्शंस हमारे मेन्यू बार कहलाते हैं। यहाँ पे ड्रॉ ऑप्शन इन मेन्यू बार, इधर से भी आपको लाइन ये रही मिल जाएगी। तो लाइन ड्रॉ ऑप्शन मेन्यू बार से, ड्रॉ टूल बार में यहाँ से, या फिर यही काम आप एल एंटर करके भी कर सकते हैं। तो जैसे अब मैं लाइन बनाना चाहता हूँ, अभी मैं फ्री हैंड लाइन बना रहा हूँ आज, बिना कोऑर्डिनेट्स के।
कल जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी इसमें हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू फिगर बनाएंगे। तो जैसे लाइन बनानी है, अब मैं शॉर्टकट की से भी दे सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी देखो आ रही है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। कीबोर्ड में जो सबसे पहला बटन होता है एस्केप का बटन, ESC लिखा होता है, उसको प्रेस करने से कमांड से बाहर आ जाएंगी। ये कमांड चली गई यहाँ से। सिमिलरली ड्रॉ ऑप्शन मेन्यू बार में यहाँ पे जाओगे, ये रही लाइन, फिर से वही चीज आ रही है, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, लाइन फिर से वापस चली गई। और यही काम हमारा होता है जब हम शॉर्टकट की देते हैं। एल टाइप करना है आपको, एल टाइप किया मैंने, देखो एल टाइप हो रहा है नीचे, यहाँ पे देखो एल टाइप हो गया। एंटर का बटन प्रेस करिए या स्पेस बार, एंटर और स्पेस बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, एंटर का काम करते हैं ऑटोकैड में। तो एल एंटर करोगे तो यहाँ से भी वही काम होगा, लाइन आ जाएगी, कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। कहीं से भी आप लाइन ले सकते हैं। तो लाइन ली, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, कहाँ पे, इस जगह पे कहीं भी क्लिक करके मैंने दे दिया, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखो ये मेरा पहला पॉइंट आ गया, लाइन की शुरुआत हो रही है। अब कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। देखो मेरा जो क्रॉस हेयर है, प्लस का सिंबल क्या होता है, क्रॉस हेयर, कल मैंने बताया था। मेरा क्रॉस हेयर देखो जो चल रहा है, ये दिखा रहा है और तो लिखा हुआ आ रहा है सामने, आप देखोगे क्रॉस हेयर के पास और तो 143 लिखी आ रही है लेंथ, और एंगल दिखा रहा है 0। तो देखो ये लेंथ बढ़ रही है, 200, 250, 300, 350, 400, तो ये लेंथ बढ़ रही है। और एंगल क्या आ रहा है, 0। अब देखो जैसे मैं क्रॉस हेयर को ऊपर लेके जाता हूँ तो अब मेरे जो एंगल है कितना दिखा रहा है, 90। मैं ऐसे पीछे की साइड आता हूँ तो अब मैं पीछे की साइड ला रहा हूँ अपने कर्सर को, तो एंगल क्या आ रहा है, 180। कौन है, नीचे ला रहे हैं कर्सर को तो एंगल क्या आ रहा है, 270। 0, 90, 180, 270, 360 या कह लो 0। तो लाइन का मूवमेंट देख रहे हो क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे। और साथ में एक वर्ड याद रखना, क्या लिखा रहा है, ऑर्थो। तो अभी मैं बस ये बता रहा था, लाइन मेरी 90 डिग्री पे चल रही है। अभी मैं आगे क्लिक नहीं कर रहा, मैं एस्केप का बटन दबा रहा हूं। अब हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा है ऑर्थो मोड। कल मैंने आपको बताया था ये सभी टूल्स क्या हैं, ड्राफ्टिंग के टूल्स, जो काम एक मिनी ड्राफ्टर करता है। मिनी ड्राफ्टर का सभी लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में फर्स्ट ईयर में यूज किया होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मिनी ड्राफ्टर क्या करता है, दो स्केल होते हैं 90 डिग्री पे, ऐसे बीच में डी होता है। तो किसी एंगल पे लाइन बनानी है, परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, पैरेलल लाइन बनानी है, ये सारे काम हम लोग मिनी ड्राफ्टर की मदद से करते हैं। वही सारे काम हम ऑटोकैड में इन दिए गए टूल्स की मदद से करते हैं। ये ऑटोकैड का मिनी ड्राफ्टर है। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, एंगल पे लाइन हम सेट करते हैं इन दिए गए टूल्स की मदद से। तो आज जो आपको याद रखना है, ऑटोकैड में जब भी आप काम करेंगे, आपके 3 टूल्स हमेशा चालू रहने चाहिए, जिसमें से पहला टूल है हमारा ऑर्थो मोड, दूसरा टूल है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, तीसरा टूल है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप। ये 3 टूल्स हमारे ऑन रहने, ध्यान रखना है। तीनों ओ से हैं, ऑर्थो मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैप। इसमें मैं आज आपको बता रहा हूं ऑर्थो का मतलब। ऑर्थो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है 90 डिग्रीज। तो अगर आपका ये ऑर्थो मोड ऑन है, मतलब आप 90 डिग्रीज में काम करने जा रहे हो। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके दे दिया एल, एंटर, तो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो देखो मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया तो क्या हो रहा है, अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ पहला पॉइंट देने के बाद, तो मेरी लाइन 0, 90, 180, 270, 360 ऐसे चल रही है। तो मेरी लाइन का मूवमेंट क्या हो रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि ऑर्थो ऑन है। ऑर्थोगोनल पोजीशन होती है 90 डिग्री। तो लाइन मेरी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ही चलेगी। वहीं पर मैं ऑर्थो के बगल में एक ऑप्शन दिया है पोलर ट्रैकिंग। अगर इस ऑप्शन को ऑन करता हूं तो क्या हो रहा है, ऑर्थो ऑफ, ऑर्थो ऑन, पोलर ऑफ, पोलर ऑन, ऑर्थो ऑफ, एक ही चालू रहेगा। तो पोलर ये दिया हुआ है पोलर ट्रैकिंग,
पोलर मतलब आता है पोल से, पोल मतलब एंगल। पोलर अगर आपका ऑन है तो देखो लाइन मेरी कैसे चल रही है, 0 डिग्री लिखा हुआ आ रहा है एंगल, दिख रहा होगा, 227 लेंथ, 0 एंगल, पोलर लिखा है। अब देखो ऊपर जा रहा हूँ तो लाइन का भी एंगल नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं देखो लाइन कहीं भी चल सकती है। अब वहीं पर अगर ऑर्थो ऑन है, पोलर ऑफ हो गया, तो अब मेरी लाइन कहाँ चल रही है, देखना गौर से। भले ही मेरा क्रॉस हेयर यहाँ पर है, प्लस वाला सिंबल, लेकिन जो भी इसके रेलेवेंट ये वर्टिकल पॉइंट आ रहा है वहां पे क्लिक होगा। ऐसे अभी मेरा क्रॉस हेयर नीचे है, लेकिन जो भी इससे रेलेवेंट हॉरिजॉन्टल पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वहां पे क्लिक होगा। तो लाइन मेरी कहाँ रुक रही है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, क्योंकि ऑर्थो ऑन। वहीं पे पोलर ऑन है तो क्या होगा, अब मैं जहां भी क्लिक करूंगा वहां पे क्लिक हो रहा है। तो पोलर से आप किसी भी एंगल पे लाइन बना सकते हैं। और देखो यहाँ पर ही मैं एंगल भी सेट कर सकता हूँ पोलर में। क्या करना है, पोलर ट्रैकिंग, इस पर राइट क्लिक करो, माउस का राइट क्लिक। ध्यान रखना लैपटॉप की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ऑटोकैड में, एक माउस की भी जरूरत रहेगी, माउस का भी बहुत काम रहता है ऑटोकैड। तो माउस का मैंने राइट क्लिक किया, जैसे यहाँ पर एंगल अभी 90 180 दिखा रहा है, मैंने किया 5 10 15 20। तो देखो ये मैंने जो एंगल सेट किया है, यहाँ पे क्लिक करना है, वो टिक यहाँ पे लग रहा है, यहाँ क्लिक करूंगा तो अब मेरा एंगल, दोबारा देखो राइट क्लिक किया यहाँ पे, 5 10 15 पे टिक आ गया। तो अब क्या हो रहा है देखो, मैं लाइन बना रहा हूँ, एंगल 0, थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, एंगल कितना दिखा रहा है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20, वो 15, 20, 25, 30। तो हर 5 5 डिग्री पे लाइन रुक रही है। तो आप अपने हिसाब से एंगल भी सेट कर सकते हैं पोलर ऑन रख के। तो ये था पोलर का मतलब। तो ये थे हमारे दो ऑप्शंस, ऑर्थो मोड और पोलर। ऑर्थो मतलब 90 डिग्री पे वर्किंग होगी, पोलर मतलब किसी भी एंगल। आज हम अपनी क्लास यहीं पे रोक रहे हैं।